आप लखनऊ 1090 पे आप बैठी हैं, लखनऊ 95 के पहले आप देख लीजिए और 95 के बाद आप देख लीजिए। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ का ऐसा बना दिया है कि आज विदेश के भी देश विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो यहाँ की सरकार पार्कों को दिखाने का काम करती है। मायावती का शासनकाल में जो हमको मकान मिला है मैडम, तो इतना खुशी दिल में हुई थी कि जैसे कि हमें मतलब बहुत बड़ी दौलत एक मिली। अपने समाज जिसकी लड़ाई मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, मायावती जी ने भी लड़ी, और 90 के दौर से 2012 तक जब तक मायावती जी सरकार में भी रही तब तक वो सक्रिय राजनीति में नज़र आती थी, वो हर मुद्दे पे बोलती नज़र आती थी। लेकिन 2012 के बाद से मायावती जी में जो परिवर्तन आया है वो समझ के बाहर भी है। काम किया, बहुत काम किया, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं कर रही, अभी साइलेंट चल रही हैं। उनकी प्रेजेंस कहीं दिखती ही नहीं, ग्राउंड पे नहीं है, ना सोशल मीडिया पे है, ना डिजिटल मीडिया पे। तो अम्बेडकर ग्राम जब हमारे गांव में पिच नहीं थी, हमारे गांव में बिजली नहीं था, तो जब अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ था मायावती सरकार में, तो हमारे गांव में उस टाइम तक खड़ंजा जिस गली में नहीं था वहाँ पे जो है सीमेंटेड रोड बना था। मायावती जी का शासनकाल हुआ तो उनके उद्देश्य था, ये मुद्दा था कि हमारा जब शासनकाल होगा तो हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। नेताओं की मूर्तियां पब्लिक लगाती है, नेता अपनी मूर्ति नहीं लगाता है। हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा। दूसरा क्या था कि ये जो मूर्तियां लगाई आपने एबनॉर्मल, जिसको मैग्लोमेनिया कहते हैं, आपने 12,000 20 करोड़ पता नहीं कितना आपने पैसा खर्च कर दिया। मायावती ने वैचारिक रूप से अपने सरकार में रहते हुए जो काम किए उससे दलितों में बहुत चेतना आई। यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही काशीराम ने अप्लाई किया कि जो हाथी का सिंबल है वो मुझे दे दिया जाए, तो काशीराम जी ने उस पर नो ऑब्जेक्शन दिए, छेदीलाल साथी ने नो ऑब्जेक्शन दिया, तो पहली बार उत्तर प्रदेश से बसपा को हाथी का चुनाव चिन्ह मिल गया। भाई देखिए, दलित समाज को क्या चाहिए? दलित समाज मतलब कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, उसको क्या चाहिए? घर चाहिए, लाइट चाहिए, लैट्रिन चाहिए, है ना, रसोई चाहिए। वो कौन सी पार्टी दे रही है? भाजपा दे ही रही है, वेलफेयर के नाम पे दे रही, फ्रीबीज के नाम पे, जो भी हो, लेकिन मिल तो रहा है, उस दलित समाज को मिल रहा है, तो इसलिए वो हिंदू खत्म हो गया। I'm standing in front of Ambedkar Park in Lucknow's Marine Drive. This is one of the big park projects that Mayawati, when she was Chief Minister, she came up with. You will find statues of Dr. Bhimrao Ambedkar, Jyotiba Phule. You will find Gautam Buddha Smaraks here. And these are some of the projects that in the country Mayawati has been criticized for. However, if you talk to people in Lucknow, they will say that this is the place which has today become the identity of the city. The city of Nawabs is also now called the city of parks. Today, the Bahujan Samaj Party has suffered immensely when it comes to electoral vote bank. The party's vote share has decreased. It was around 19% in the 2019 Lok Sabha elections, but it dipped to around 13% in the 2022 Uttar Pradesh Assembly elections. And today, because Mayawati is largely silent and not very actively commenting on national issues, it is said that the Bahujan Samaj Party is good as gone. The print came to Uttar Pradesh to try to find out what is the legacy that India's first Dalit woman chief minister left behind. In her legacy, we can find universities, we can find statues, we can find schemes aimed at the upliftment of the Dalit community. A pretty building made of sandstone in Lucknow's Gomti Nagar flaunts peacock installations and a pristine park. It doesn't really come across as a Sarkari building, but the alluring Bhavan spread across acres is exactly that. Bhagidari Bhavan is a coaching institute providing free of cost residential tuition to members of the SC, ST, OBC communities to fulfill their dreams of becoming civil servants. It was established as a coaching center under Mayawati's tenure. A well-maintained place, Bhagidari Bhavan currently houses close to 200 students trying to crack competitive examinations. Officials claim more than 500 students have cracked PCS exams and are serving as officers. One of them is Chote Lal from Jaunpur.
आप बताइए सर, ये यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप आए होंगे। जी जी जी। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं? यहाँ देखिए, एक छात्रों के लिए एक आवास है, उनके लिए मेस व्यवस्था है, एक उच्च क्वालिटी के हाईटेक लाइब्रेरी सुविधा यहाँ है, सारे बच्चों के लिए वाईफाई सुविधा अवेलेबल है और क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा यहाँ पे? मेरे लिए ये वरदान है। शायद मुझे लगता है मे बी अगर ये मैं इस संस्थान में ना आया था तो शायद मैं आज जहाँ हूँ वहाँ न पहुँच पाता, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी प्राइवेट कोचिंग में कहीं जाके घर से बाहर और इतना एफर्ट कर पाता कि मेरे घर वाले इतने रुपए दे पाते मुझे कि मैं बाहर जाके कोचिंग कर पाता। लेकिन जब मुझे संस्थान के बारे में पता चला, मैं आया और मैंने यहाँ अपनी तैयारी की और आज मैं यहाँ एक पद पे चयनित भी हूँ। There are 8 other such coaching institutes spread across the state providing free coaching to marginalized communities. But not every infrastructure built by the Mayawati government has been able to retain its splendor. 400 kilometers from Lucknow, an Ambedkar hostel in Noida has been ailing with administrative apathy. The hostel's lawns have been taken over by bushes, shrubs and weeds, and snakes have found a comfortable home here. Here, students have been using broken toilets and eating low-quality, inedible food. Facilities are limited to what is mentioned on paper. In reality, students are suffering. Wild shrubs have taken over the entire play area. A small gym was also built in the hostel, but there are no government funds to upkeep the machines. यहाँ पर बच्चे की बहुत कम संख्या है, इस हिसाब से जो यहाँ पर मैस वैस नहीं चलती है। तो मेरा मानना यही है कि हमारी सरकार एक तरफ तो सबको राशन दे रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भूखे रह रहे हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। हमारा स्वास्थ्य बेकार होगा तो क्या पढ़ाई करेंगे? तो हमें यहाँ खाना मिल पाता है अच्छे से, क्योंकि बच्चे कम होने की वजह हमारी गलती है कि यहाँ बच्चे कम है। लेकिन क्या हमारी अथॉरिटी इतनी हमारी मदद नहीं कर सकती है कि कुछ राशन हमें प्रोवाइड करवाए, जिससे मतलब जो यहाँ मैस जो चलाते हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिले, हमें खाने भी मिल जाए अच्छा। तो बस मेरी यही। खाने में क्या क्या मिल रहा है आजकल? खाने में दाल चावल, खाना बिल्कुल बेकार है, खाने लायक नहीं। पिछले कुछ सालों से ये सारी चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें खामियाजा, जैसे कि आरओ ख़राब पड़ा हुआ है। लाइट की बात करें, लाइट तो 24 आवर है, बट कमरों में लाइट नहीं है, बालकनी में लाइट नहीं है, तो लाइट ख़राब हुई पड़ी है, तो मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तो वो बदलते नहीं है? नहीं, वो नहीं बदलते। तो मैम इसमें क्या होता है कि हम बच्चे खुद से ही 10-10, 20-20 रुपये कलेक्ट करते हैं, तो हम लाइट खुद से लगा लेते हैं जहाँ ज़रूरी है। जैसे बाथरूम में ज़रूरी है तो वहाँ हम खुद से कलेक्ट करेंगे 10-20 रुपये और फिर लाइट लगा लेते हैं लगा करके। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रीमाइसेस के बारे में बताइए। मैंने देखा पीछे बड़ा झाड़ियाँ उगी हुई हैं, सारा पार्क ख़राब हो रखा है। मैम आप देखेंगे छात्रावास का जो कैंपस बना हुआ है, कैंपस काफ़ी एरिया में है। आगे ये बिल्डिंग है मेन कैंपस की और सामने पार्क है, लेकिन पार्क की साफ़ सफाई नहीं होती है। पिछले 2022 से, जब से मेरा 20 से रजिस्ट्रेशन हुआ है इधर, तब से मैंने कभी उसकी साफ़ सफाई होती नहीं देखी है। हाँ, एक बार हुई थी, वो भी कुछ समय के लिए हुई, और उसमें भी हमारा योगदान रहा कि हम सब लड़कों ने सब इकट्ठे हुए, किसी ने फावड़ा लिया, किसी ने कुदाल लिया, उसको काटना पीटना शुरू किया, उसको साफ़ कर दिया। लेकिन नियमित रूप से नहीं हुई तो फिर उसमें फिर से झाड़ियाँ उगाई हैं। Such is the state of Mayawati's legacy in Uttar Pradesh. Not every policy decision or new construction has survived the test of time or successive governments. The crumbling Ambedkar hostel can also be a metaphor for the current trajectory of the Bahujan Samaj Party, which has consistently performed poorly and lost vote share in Uttar Pradesh since 2012. Political opponents and voters alike wonder where the Iron Lady Mayawati has gone. Her silence on a number of issues is deafening, and the youth of Uttar Pradesh is not impressed. काम किया, बहुत काम किया, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं कर रही हैं, अभी साइलेंट चल रही हैं। उनकी प्रेजेंस कहीं दिखती ही नहीं, ग्राउंड पे नहीं है, ना सोशल मीडिया पे है, ना डिजिटल मीडिया पे है। जबकि आज 21st सेंचुरी 2024 चल रहा है, जहाँ आपके अपोजिशन में बीजेपी, कांग्रेस और एसपी सब डिजिटल मीडिया पे हैं और वोकल होके अपना भाषण करते हैं या रैलीज होती हैं, और मायावती जी का कहीं प्रेजेंस दिखता ही नहीं, या है भी तो नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। अब ये पता नहीं क्यों है ऐसा। और आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह से जो पॉलिटिकली मुद्दों पर और या फिर सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह का एक पॉलिटिकल लीडर का भाव होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं दिखते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब एक तरीके से जो
एक पर्टिकुलर समाज के अंदर उनके प्रति जो भाव होने चाहिए, बसपा बेसिकली दलितों की पार्टी है, ठीक है। 85-15 वाली बात होती है। ऐसा तो नहीं है कि आज दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता शहरी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में। हाँ होते हैं, लेकिन कोई खबर बनती ही नहीं है। बनती भी है तो उसका सपोर्ट नहीं मिलता, पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिलता है। और कौन सी पार्टी दलितों का सपोर्ट करेगी? पॉलिटिकल सपोर्ट कौन सी करेगी? बसपा करेगी। वो दिखता ही नहीं ग्राउंड पे। ये बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए धीमे धीमे इनका वोट शेयर खत्म होता जा रहा है, स्लाइड कर रहा है सब जगह। हाँ। भाजपा में जा रहा है, कुछ बसपा में जा रहा है। आपको गुस्सा आता है? आपने मुझसे एक बात कही थी, मूवमेंट खत्म कर दिया। एग्जैक्टली मूवमेंट खत्म कर दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब आप हमारे ग्रामीण इलाकों में जाइए, दलित भाई बहनों, हमारे सब भाई बहनों से बात करेंगे, सब कहेंगे मूवमेंट खत्म कर दिया। लेकिन आस्था अभी भी है अपनी पहचान के साथ। बहन जी के साथ बहन जी के साथ लगे हैं सभी लोग। अगर वो आ जाए हाथी पे दबाना लोग मानते अभी भी, लेकिन धीमे धीमे मूवमेंट खत्म हो, क्योंकि उनका बस यही कहना है कि उनके पास कोई पहुंचे, उनकी बात कोई सुनने वाला पहुंचे। और वोट परसेंटेज खिसके गए, क्योंकि भाई देखिए दलित समाज को क्या चाहिए? दलित समाज मतलब कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, उसको क्या चाहिए? घर चाहिए, लाइट चाहिए, लैट्रीन चाहिए, है ना, रसोई चाहिए। वो कौन सी पार्टी दे रही है? भाजपा दे ही रही है। वेलफेयर के नाम पे दे रही, फ्रीबीज के नाम पे, जो भी हो, लेकिन मिल तो रहा है, उस दलित समाज को मिल रहा है, तो इसलिए वो धीमे धीमे खत्म भी हो रही है। अपने समाज जिसकी लड़ाई मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, मायावती जी ने भी लड़ी, और 90 के दौर से 2012 तक, जब तक मायावती जी सरकार में भी रही, तब तक वो सक्रिय राजनीति में नज़र आती थी, वो हर मुद्दे पे बोलती नज़र आती थी। लेकिन 2012 के बाद से मायावती जी में जो परिवर्तन आया है, वो समझ के बाहर भी है कि क्यों वो इतना खामोश है, क्यों वो मुद्दों पे बोलती नहीं है, क्यों वो लड़ना नहीं चाहती जिसके लिए मायावती जी जानी जाती थी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि मायावती जी को एजेंसियों का डर भी है, और ना बोलने के वजह से जो उनका बेस वोटर था वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में शिफ्ट हुआ। उनके जो लीडर थे वो बसपा को छोड़ के अपना दूसरा राजनीतिक ठिकाना ढूंढने लगे। तो मायावती जी का जो दल था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। आज उनके संगठन के जो लोग हैं उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। अगर आप किसी के ज़िला अध्यक्ष पूछिए, प्रदेश अध्यक्ष, तो शायद हम और आप भी नहीं जानते कि उनकी मायावती जी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, या लखनऊ राजधानी है यहाँ का नगर अध्यक्ष कौन है। वो इसलिए क्योंकि जो संगठन की ताकत बसपा की थी वो कमज़ोर हुई। उनके वोट के साथ साथ उनका जो लीडरशिप थी वो भी दूसरे दलों में शिफ्ट हुई। Talking of freebies like Sonkar did, Mayawati during her tenure did introduce some schemes for the poor, including rupees 400 pension for below poverty line women every month. But the most popular scheme was the free housing scheme for the poor called Manevar Shri Kanshiram Shahari Awas Yojana. 42,000 such houses were made across Uttar Pradesh, even though the target was 70,000. We visited a cluster in Lucknow's Para area which has 2,200 houses. These are tiny 350 square feet one-bedroom houses where the poor have found shelter. Some moved here after having resided in rented rooms in slums all their lives or living next to railway tracks in the city. But the condition of the houses today is abysmal, completely ignored by the administration. मायावती जी की बहुत ही अच्छी स्कीम थी। गरीबों के हित में इससे अच्छी स्कीम कोई थी नहीं। उन गरीबों को जी आवास मिले। अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैं दूसरों की तो बाद में बात बताऊंगा। मैं मजदूरी करता था चौक क्षेत्र में, हुसैनाबाद के सज्जादबाग कॉलोनी में रहता था किराए के मकान में, जिसका मैं करीब 1200-1300 रुपये महीना किराया देता था। नहीं निकल पाता था, कभी कभी उधार हो जाता, 3-3 महीने बाद देता था। उसी समय 2009-10 में ये स्कीम चालू हुई थी फार्म भरने की, मायावती शासनकाल में। हमारी वाइफ ने फार्म भरा और डाल दिया कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर मायावती शासनकाल में जो अधिकारी थे जांच करने वाले तत्काल आए, वो जांच किए, उन्होंने देखा ये गरीब हैं, किराए पर रहते हैं, हमारा मकान ओके कर दिया। 2013 में हमको कब्जा लेटर मिल गया। जब यहाँ रहे, बत्ती नहीं थी तो बत्ती भी यहाँ के लोगों ने मदद करी, बत्ती भी लगी यहाँ पे। तब से अब तक यहाँ इतनी सुविधाएं हमको मिलती हैं, ये समझ लीजिए। और इतना अच्छा हमको लगता है, ये मकान मिलने से ऐसा लगता है कि भविष्य में हम पहले कभी मकान बना नहीं पाते, क्योंकि इतना कमाई नहीं होती है, अपने बच्चे ही पाल पाए, पढ़ा पाए। उस वक्त कमाई बचती नहीं थी, पैसा बचता नहीं था, कहाँ से हम मकान खरीद लेते। मायावती का शासनकाल में जो हमको मकान मिला है मैडम, तो इतना खुशी दिल में हुई थी कि जैसे कि हमें मतलब बहुत बड़ी दौलत एक मिल गई। इस मकान की कीमत वैसे बताई जा रही सरकारी रेटों में 8 से 9 लाख रुपए है। इतना धन हम कभी जुटा नहीं पाते। बना बनाया मकान मिला जिसमें बाथरूम, किचन, लैट्रिन, गैलरी सब कुछ है।
उसमें हमको कुछ नहीं, आके सिर्फ रहने लगे। उसके बाद हमको कनेक्शन भी हमको मिल गया, पानी की सुविधा फ्री में मिल रही है आज भी हमको मिल रही। बस इतना जरूर है यहाँ पे जो मकान, जब जो मायावती शासनकाल था, जब जो कॉलोनी बन रही थी, तो उस समय यहाँ पर जो ठेकेदार काम कर रहे थे, सरकार हट जाने पर ठेकेदार अपनी मनमानी से कुछ गलतियां ठेकेदारों ने करी, जो मकान की आज जर्जर की कगार पर हो रही बिल्डिंग। छज्जे टूट रहे हैं, मैडम देख सकती हैं, छज्जे टूट रहे हैं जी यहाँ पे, और प्लास्टर गिर रहा है। और यहाँ पर ये समझो आज की सरकार है या पिछली सरकारें थी, मायावती के शासनकाल जाने के बाद में आज ये कॉलोनी आवारा की तरह रहती है। इसमें कोई अधिकारी नहीं आता कभी निरीक्षण करने। यहाँ पर सफाई कर्मी भी हफ्ते में 2 या 3 बार आते हैं, कभी कदार सफाई होती है। आप देख सकती हैं यहाँ पर कूड़ा का ढेर लगा है सामने ही, बिल्कुल घरों के सामने। तो ये कॉलोनी में विकास तो बिल्कुल विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है यहाँ पर। The community market has no shops because local gangsters have captured them. The community marriage hall located on the first floor of the market has also been captured and has been locked. Though the halls were supposed to be free to use, residents allege local dons have to be paid off if anyone wants to use them. Raju Gautam from BSP hails the Kanshiram Awas scheme as one of the most revolutionary schemes of the Bahujan Samaj Party. बहुजन समाज पार्टी की शेरनी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में सर्व समाज के हित व अनेक उल्लेखनीय काम किया था, जिसमें अंगुलियों में गिनाया असंभव है। 7 सालों में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 100 से अधिक ITI कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज के साथ शिक्षा जगत में अतुल्य काम किया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 6 नए मंडलों का गठन किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। नए जनपदों का गठन किया, प्रशासनिक कार्यालयों का सृजन, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगभग 30,000 अंबेडकर ग्राम सभा चयनित करके, जो गरीबों के दरवाजे पे रोड नहीं बनती थी, पिछड़ों के दरवाजे पे रोड नहीं बनती थी, नालियाँ बजाती रहती थी, लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों के दरवाजे पर भी RCC रोड बनवाने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। जो महापुरुषों ने नारा लगाया था कि जाओ लिख दो दीवारों पे, हम इस देश के शासक हैं। दीवार तो हमारे लोगों के पास थी नहीं, लेकिन 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कई लाख मकान बना करके मानवर कांशीराम शहरी आवास के तहत लाखों लाख मकान गरीबों को देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तमाम ऐसे काम हैं महापुरुषों के नाम पर। आप लखनऊ 1090 पे आप बैठी हैं, लखनऊ 95 के पहले आप देख लीजिए और 95 के बाद आप देख लीजिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में बैठने की जगह नहीं थी। आज लखनऊ के अंदर लगभग 5-7 पार्क, डॉक्टर B. अम्बेडकर साहब के नाम पर पार्क, मसीहा मानवर कांशीराम साहब के नाम पर पार्क, मानवर श्री कांशीराम इको गार्डन, माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम पर पार्क। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ का ऐसा बना दिया है कि आज विदेश के भी देश विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो यहाँ की सरकार पार्कों को दिखाने का काम करती है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी रहे हों, जो भी यहाँ पे आता है, विदेशी पर्यटक आते हैं, आज वो लखनऊ में कुछ देखने का बचा नहीं है। जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो बड़े बड़े पार्क महापुरुषों के नाम पे बनाया है, आज बैठने की जगह लोगों को मिल गई, देखने की जगह मिल गई। आज लखनऊ दिख रहा है। While the Kanshiram Awas scheme was targeted at the upliftment of the urban poor, for villages, the BSP government started building Ambedkar Grams across the state. The scheme was launched in 1995 when Mayawati had first become the chief minister. The scheme was aimed at providing roads, power, drinking water to villages with more than a 40% population of scheduled caste. In village Puraina in Lucknow district, the scheme had reached the village in early 2000s, but the residents don't remember a lot changing upon their declaration as an Ambedkar Gram. हमारे गांव में टोटल गांव की CC रोडें बन गई थी और उसके साथ नालियां भी बन गई थी।
इसके अलावा मैम हमें कुछ जानकारी नहीं है और शायद नहीं होगा इसके अलावा कुछ। अच्छा सीसी रोड है और नालियाँ। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ गांव को आज से 10 साल बहुत पहले? विकास हुआ मैम। हमारे गांव में कीचड़ हुआ करता था, खड़ंजे थे, लोग बुड्ढे सुड्ढे गिर जा रहे थे, तो सीसी रोड बनने से सब ठीक ठाक हो गया, मतलब साफ सुथरा गांव भी हो गया, कीचड़ मुक्त हो गया। While residents of Purana did not have a positive response to the Ambedkar Gram scheme, the print met another resident called Om Prakash Yadav from Mount District, who even got electricity thanks to the scheme. तो अम्बेडकर ग्राम जब हमारे गांव में पिच नहीं थी, हमारे गांव में बिजली नहीं था, तो जब अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ था मायावती सरकार में, तो हमारे गांव में उस टाइम तक खड़ंजा जिस गली में नहीं था वहाँ पे जो है सीमेंटेड रोड बना था, गांव में बिजली बनी थी, जितने गरीब लोग थे उनको आवास मिला था। अम्बेडकर जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में गांव हुआ और जो मेरा गांव हुआ उसमें बहुत विकास कार्य हुए, और जब से सरकार हटी अम्बेडकर गांव समाप्त हुए, अब विकास जहाँ का वहाँ रुक गया। Yadav is a teacher who had brought female students from his school to visit the Ambedkar Park. यहाँ पे हम लोग इसीलिए लाए थे कि जब हम महापुरुषों के बारे में ले जाएंगे, एक किताब में पढ़ाना अलग चीज़ है और उनके बारे में दिखाना और वहाँ ले जाके समझाना, वहाँ बताना, उनके मन में ज़्यादा प्रभाव डालेगा। जितना हम किताब पे करेंगे उससे ज़्यादा हम यहाँ पे डालेंगे, मतलब पहुँचाएंगे, उनको दिखाएंगे, बताएंगे, तब उनके मन में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई ऐसा निकले जो अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए या शिक्षा के लिए लड़े। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को ले जाएंगे तो उसमें कुछ तो कामयाब होंगे। And for the education of Dalit students as well as poor students, Mayawati launched a number of educational institutes, but most exclusive of them all is Shakuntala Mishra National Rehabilitation University. The university houses state-of-the-art infrastructure for disabled students. It has a widely regarded braille press and a well-stocked braille library for the blind. It has interpreters for its deaf and mute students stationed in most classes, an institute for Indian Sign Languages and Deaf Studies, as well as an artificial limb and research center. Treatment at these places is completely free of cost, and not just for students, but for the general public as well. The college has 4,700 students of various disciplines like law, management, engineering, arts, and commerce. The university reserves 50% seats for disabled students. The infrastructure is completely wheelchair accessible, and they also have extensive sport infrastructure for disabled students, including a wooden badminton court. They also have more than 50 computers with Kino software that turns study material into audio. This is one university which has grown from strength to strength with the prosthetics lab launched by Yogi Adityanath recently. ये जो कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो विद्यालय बनाए गए, चाहे ये माया मेडकर कॉलेज अम्बेडकर नगर की बात करें या लखनऊ के शकुंतला मिश्रा की बात करें, और भी डिग्री कॉलेज बनवाए, हाई स्कूल बनवाया, इंटर कॉलेज बनवाए, बहुत सारे IIT कॉलेज बनवाए, तो इससे बहुत हमारे जो समाज में है इसका बहुत असर पड़ा कि उनको शिक्षा में आगे अवसर मिलने, पढ़ने का अवसर मिला, आगे बढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा समाज जो था वो हमेशा शिक्षा से पीछे किया गया। और बाबा साहब ने जो संविधान में जो पढ़ने का हक अधिकार दिया, तो उस समय जो है जब अधिकार दिया तब कॉलेज थे लेकिन इतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन जब मायावती जी का शासनकाल हुआ तो उनके उद्देश्य था, ये मुद्दा था कि हमारा जब शासनकाल होगा तो हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे, और जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, बच्चों को, युवाओं को, उनको हर क्षेत्र में मौका देंगे। इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अलग अलग बनवाया, जैसे मेडकर कॉलेज बनवाया, IIT कॉलेज बनवाया, हाई स्कूल इंटर कॉलेज बनवाया, तो हम लोगों को आगे बढ़ने का और बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। But the crown jewel for Mayawati's university drive is clearly the Gautam Buddha University in Greater Noida, because she had turned the university campus into a fortress for her and her party. No other university has the exotic look that Gautam Buddha University does, nor are other universities this huge in size. And none of them have the kind of statues of Mayawati and Kanshiram. There's even a sarovar in the middle of it, where sits Gautam Buddha, and Mayawati and Kanshiram stand next to him like his generals. In no other infrastructure could the print spot Mayawati sharing the same place as Gautam Buddha.
The university's main feature is a course in Buddhism studies, and Buddhists from all over Asia enroll in the university to pursue this course. One legacy of Mayawati that had made national headlines were the gargantuan parks she built in Lucknow and Noida. This stood for Dalit pride and honored the memory of many Dalit icons. But statues of a sitting chief minister installed during her tenure were controversial. Allegations of corruption in the funding of the parks did not help. She is branded a megalomaniac, corrupt leader by her critics. नेताओं की मूर्तियां पब्लिक लगाती है, नेता अपनी मूर्ति नहीं लगाता है। हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा। दूसरा क्या था कि ये जो मूर्तियां लगाई आपने एबनॉर्मल, जिसको मैगलोमेनिया कहते हैं, आपने 12,000 20 करोड़ पता नहीं कितना आपने पैसा खर्च कर दिया। और उत्तर प्रदेश के दलित जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पिछड़ी हुई दलित है, मैं आपको बता दूं। अगर आप सेंसस के अनुसार उनका आप कंपैरिजन करते हैं, वो कुछ मायनों में मध्य प्रदेश के दलितों से, बिहार के दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखेंगे तो जहाँ के दलित इतने पिछड़े हों, वहाँ के दलितों के लिए मूर्तियों से कुछ मिल सकता है या उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्कीमों से मिल सकता है। तो मायावती ने मूर्तियों पे मतलब जो है ये सारा जोर दिया और उसमें करप्शन किया। Some of the grand parks that Mayawati built during her tenure include Manyavar Shri Kanshiram Ji Eco Park, spread across 112 acres. Right next to it is the Manyavar Shri Kanshiram Smarak Sthal, which occupies another 32 acres. The Ambedkar Memorial adds another 100 acres to the area occupied by parks in Lucknow. Next to the Ambedkar Memorial is a marine drive which has been established. Here, visitors chant Jai Bhim jovially. Another park project, the Rashtriya Dalit Prerna Sthal and Green Garden, was built in Noida near the film city along the banks of river Yamuna, which is spread across 82 acres and has statues of various Dalit icons including Jyotiba Phule, Saint Kabir, Saint Ravidas, Periyar and Ambedkar. This park too has huge sandstone elephant statues in its premises. The Ambedkar Memorial is not just about honoring the legacy of Dr. Ambedkar. It is also a monument to the legacy of Bahujan Samaj Party in the state. With hundreds of elephants installed across the memorial along with statues of Mayawati and Kanshiram, the Smarak also immortalizes the first woman Dalit Chief Minister of Uttar Pradesh and casts in sandstone the fact that a Dalit-led party assimilated political power in India's most populous and electorally important state. S.R. Darapuri offers a brief history of how BSP had first built up its cadre. काशीराम से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इस्टेब्लिश किया था, उसकी लेगेसी थी। और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसका बहुत शानदार जो प्रदर्शन था 1957 में था, 62 में था, 67 में था और 70 तक आते आते उसमें स्प्लिट हो गया था। उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई जिसको कहते हैं, वो पैन इंडिया एक पार्टी थी और सभी जगह से उनके एमपी थे और एमएलए थे और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस के बाद अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी थी ये जो है। कांग्रेस ने एक साजिश करके उस पार्टी को तोड़ा, उसके नेताओं को अपने साथ ले लिया और करते करते 70s तक आते आते जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी वो बहुत सारे टुकड़ों में बट गई और बट जाने के कारण वो कमज़ोर हो गई और फिर वो सत्ता क्या मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम हो गया। तो पर इस दौर में एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई दलितों में वो ये हुई कि एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई। रिजर्वेशन के माध्यम से जो लोग सर्विसेज में आए थे उन्होंने, जैसे हम लोग भी आए, हम लोगों ने सर्विस में आने के बाद पॉलिटिकल पावर की इम्पोर्टेंस और पॉलिटिकल पावर का रोल क्या है किसी सोसाइटी में या किसी भी उसमें है, इसको रियलाइज़ किया और दलितों आरपीआई के बाद, आरपीआई के विघटन हो जाने के बाद दलितों में दोबारा जो है एक अर्ज पैदा हुई फॉर पॉलिटिकल पावर और उसके लिए काशीराम आए। काशीराम ने आके काम करना शुरू किया। वो गांव-गांव तक गए, साइकिल से चले और जो बामसेफ उन्होंने बनाई थी, बामसेफ की एक बहुत बड़ी भूमिका थी काशीराम को आगे बढ़ाने में। बामसेफ वाली जो संस्था थी वो उनको चंदा भी देते थे और उनको गांव तक भी ले जाते थे। जो उसका पॉलिटिकल मैसेज था काशीराम का, उसको गांव तक ले गए और इस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी थी वो मतलब यहाँ से उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश हो गई। इसके साथ ही और क्या डेवलपमेंट हुआ
कि काशीराम ने एक तो बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेंगे पूरा का नारा दिया। उसके बाद उसने जो आरपीआई का नीला झंडा था, जो पार्टी फ्लैग था, वो उन्होंने ले लिया जी। और परंतु तब तक जो है 1984 या उसके बाद तक भी जो है ये जो हाथी का सिंबल है ये बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं था, क्योंकि ये आरपीआई का सिंबल था। जब 70s के बाद आरपीआई विघटित हो गई और वो कमज़ोर हो गई तो उसका सिंबल भी कुछ जगह फ्री हो गया, पर वो उत्तर प्रदेश में आरपीआई का सिंबल हाथी कंटिन्यू कर रहा था। काशीराम जब जहाँ आए तो उस समय यहाँ आरपीआई के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर शेदीलाल साथी, उन्होंने काशीराम को सपोर्ट किया, क्योंकि आरपीआई स्प्लिट हो जाने के कारण कमज़ोर थी। काशीराम आए थे, लोग भी उसके साथ जुड़ रहे थे, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही काशीराम ने अप्लाई किया कि जो हाथी का सिंबल है वो मुझे दे दिया जाए। तो काशीराम जी ने उस पर नो ऑब्जेक्शन दे, शेदीलाल साथी ने नो ऑब्जेक्शन दिया। तो पहली बार उत्तर प्रदेश से बसपा को हाथी का चुनाव चिन्ह मिल गया। उस समय तक आरपीआई से लेके अब तक जो है दलित क्या समझते थे कि हमारी पार्टी का झंडा नीला है, वो बाबा साहब वाला है, और हमारी पार्टी का जो निशान है वो हाथी है। ये आरपीआई की लेगेसी चली आ रही थी ये जो है। और आरपीआई का इतना तगड़ा रिप्रेजेंटेशन था इस पे, पैन इंडिया पार्टी थी, एमएलए थे, एमपी थे, तो वो जो था हाथी का चुनाव चिन्ह मिल जाना, हाथी का सिंबल ले रहना, और आरपीआई के जो सारे कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे काशीराम के साथ जुड़ गए, इस उम्मीद के साथ कि काशीराम बाबा साहब की पॉलिटिकल सोशल लेगेसी को जो आगे ले जाएंगे। Dalit visitors, students and residents derive a sense of pride from such places and think such memorialization of Dalit icons was long overdue. 1 लाख गाँवों में उन्होंने अंबेडकर की मूर्तियां लगाने का जो अभियान चलाया था, अंबेडकर गांव उन्होंने बनाए थे, कांशीराम आवास योजना बनाई थी। इसके अलावा कई ऐसे फैसले मायावती के, ये स्मारक तो वो हैं कि जिससे वैचारिक जो प्रभाव है वो लोगों तक पहुंचता है। आप लखनऊ में जब आप घूमेंगे, जो नया लखनऊ है, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम मायावती के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसको हम देख रहे हैं। भले ही उस पर बहुत सारे करप्शन के आरोप लगाए हों, अब कोई नहीं कहेगा कि साहब जो मंदिर बन रहे हैं उसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है। उस समय पैसा खर्च हो रहा था और मीडिया उसको फिजूल की खर्ची बता रहा था। मायावती ने वैचारिक रूप से अपने सरकार में रहते हुए जो काम किए उससे दलितों में बहुत चेतना आई। पहली बार वो अंबेडकर से जुड़ रहे थे, वो दलित जो आइकॉन्स जो पैदा किए थे। Even if a number of welfare schemes were launched under the Bahujan Samaj Party governments for the marginalized castes, the party's vote base has significantly declined and a chunk of it has gone to the Bharatiya Janata Party. पहला सबसे काम जो ये ऐसी समाज और ऐसी समाजी वरन जो और भी जातियां हैं उसमें भी गरीब होते हैं। गरीबी के कारण वो पूरा जीवन अपना जीवन अभाव में जीते रहे। अब उनको प्रभावशाली कैसे बनाया? मेरा तो शुरुआत से जब भारतीय जनता पार्टी का 80 में गठन हुआ या जनसंघ के टाइम में उन्होंने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा, उस तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा इस देश का विकास संभव नहीं है। इसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और काम करने का सबसे पहले जब हम 14 में सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य था कि इन गरीबों का उत्थान कैसे हो, ऐसी योजना बनाई जाए जिनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। तो मैंने कहा नहीं, आवास के पैसे बचाए, गरीबों के आवास बनकर तैयार हुआ। बीमार पड़े तो उनको आयुष्मान कार्ड देकर वो पैसा बचाया गया। और उज्ज्वला योजना, ऐसे तमाम प्रकार की और अन्य वितरण का कार्यक्रम, उसके भी पैसे बचे, तमाम सुविधाएं उसमें दी गई। और निरंतर 80 करोड़ से ऊपर लोगों को अनाज वितरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मिला करके, और उसमें केवल अनुसूचित समाज नहीं है, वो सब गरीब शामिल हैं, जो हमारे SC, OBC, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं इसके अंदर। और यकीन आपको नहीं आता तो आप किसी कंट्रोल पे जाकर खड़े होकर के देखिए, तो कोई भी इस तरह का हमारे पास में भेदभाव वाला काम नहीं। सबका साथ, सबका विकास, इस देश को बनाने के लिए सबका प्रयास।
but Kant says the Bahujan Samaj Party could bounce back. अब वो जो उनकी चुप्पी है जिसको लेकर के हम लोग भी आलोचना करते हैं, दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर भी जब वो खड़ी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि उनसे उम्मीदें हैं। इसे हम एक रणनीतिक चुप्पी समझें या जो भी समझें, लेकिन मैं उसको डर कभी नहीं मानता। अब रही बात कि उनकी लेगेसी जो वो पीछे है, वो उत्तर प्रदेश ने ही नहीं समूचे देश ने उस बात को महसूस किया है। और यही मायावती हैं, जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति होते हैं तो पूरा देश ये महसूस करने लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का वो स्वप्न कि दिल्ली के लाल किले से कोई दलित वहाँ से तिरंगा फहराए, ये ख्वाहिश अभी बची हुई है। The infrastructure that Mayawati built carries an emotional resonance for a lot of tourists, especially at the Ambedkar Smarak. स्मारक हमारे इतिहास को जो भुलाया जा रहा था उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये इतिहास बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह के उसने ये वाला जो कार्य किया, जिससे उसकी भारत ही नहीं विदेशों में भी मतलब पूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने जो महापुरुषों को भुला दिया गया था उनको फिर से समाज और लोगों के बीच में लाने के लिए स्टैचू के रूप में लाया और पूरे यूपी में जगह जगह महापुरुषों के नाम से स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, भवन इत्यादि बना के उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का कार्य किया। आज जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य को भुला के मंदिर मस्जिद की ओर लोगों को मोड़ रही है और धार्मिक भावनाओं के आधार पे सरकार चलाना चाहती है। For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Uttar Pradesh.